दोस्तों स्वागत है आप एक नई वीडियो में। और दोस्तों ये एचवी सेट के जो हम प्रश्न पत्र देख रहे थे में से आज हमारा 2015 का ये तीसरा प्रश्न पत्र होगा और इसमें 75 प्रश्न होंगे और सभी अंक जो थे यहाँ पे सेम ही थे, यानी कि ठीक है सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। और एक प्रश्न के 2 अंक यहाँ पे रखे गए थे और ये ऐसा ही होगा अभी भी, जो कि आपका भी एग्ज़ाम होने वाला है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो आपके प्रश्न हैं इनका फॉर्मेट वही रहेगा, या हो सकता है कि कुछ एक प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए हम PYQ जो वो लगाते हैं, तो PYQ जो वो लगाने चाहिए। और दूसरी बात, इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएंगे और उन PYQ को देखिए बड़े ध्यान से। और आपके प्रश्न सही होंगे बहुत सारे दोस्तों, ठीक है। आपके बहुत सारे प्रश्न सही हो जाने की संभावना है और जब आपके प्रश्न सही होंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा। ये सारी चीज़ें PYQ लगाने से आती हैं दोस्तों, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं, मैं आपको बताता भी चलता हूँ कि ये प्रश्न रिपीट हुआ था, कब हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ, ठीक है। तो आज हमारे पास ये 75 प्रश्न होंगे। उसके बाद हम 2017 का देखेंगे, 2017 के बाद 2019 का हमारे पास प्रश्न पत्र होगा। और ये इसके करने के बाद हम जो पहला प्रश्न पत्र था आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित, उस पर भी बातचीत करेंगे कि जनरल अवेयरनेस से किस तरह से प्रश्न बने थे, कौन से वो टॉपिक थे जहाँ से प्रश्न ज़्यादा आए थे, क्या थे, वो सारी बातें हम देखेंगे। अभी हमारे पास बहुत समय है, 25 अप्रैल तक या 26 अप्रैल तक हम देख लेंगे उनको। उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी हम देखेंगे, 4-5 प्रैक्टिस सेट लगाने की भी पूरी तैयारी करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? हमारा पहला प्रश्न है भक्ति साहित्य वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ, ये शीर्षक दिया, ठीक है। ये शीर्षक किसने दिया है ये पूछा गया आपसे। रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा, राहुल शंकराचार्य ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये जो शीर्षक है दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। अगला देखिए, सन 1916 ईस्वी में बोध गान और दोहा का प्रकाशन किसके उद्योग से हुआ? दोस्तों इसके संबंध में मैं प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बातचीत कर चुका हूँ, बोध गान और दोहा, ठीक है। 1916 में इसका प्रकाशन है। तो ये किसके उद्योग से हुआ या किसने किया था? डॉक्टर शहीदुल्ला, उसके बाद पंडित हरप्रसाद शास्त्री है, प्रबोध चंद्र बागची हैं और राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बी, यानी कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री का ये बोधगान और दोहा, ठीक है। और ये जो बंगला भाषा में रचित है। अगला देखिए, कबीर के काव्य की विशेषता नहीं है दोस्तों। कबीर के काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बताना था। यथार्थ बोध, खंडनात्मकता, आदर्श व्यवस्था का रूप, अनुभूति परकता, ठीक है। तो आदर्श व्यवस्था का रूप नहीं है, बाकी इनकी विशेषताएं हैं। अगला देखिए, जायसी ने बारहमासा का उपयोग किया है, किसके लिए किया है बारहमासा का उपयोग? जायसी ने नगर वर्णन के लिए, नक्षिक वर्णन के लिए, प्रकृति वर्णन के लिए, व्योम वर्णन के लिए। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को पॉज करते रहिए और अपने प्रश्नों को देखते रहिए। दूसरी बात यह है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ या जो हिंदी से संबंधित तैयारियां कर रहा हो उसको ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो योग वर्णन के लिए बारहमासा का वर्णन किया है या उपयोग किया है जायसी ने। अगला देखिए, भा अवतार मोर नौ बदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। अपने जन्म के संबंध में ये कथन किस कवि का है? मुल्ला दाऊद का, मंझन का, जायसी या कुतुबन का, ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों? ये जायसी का हो जाएगा। अगला देखिए, सूरदास के दृष्टिकूट वाले पद किसका अनुकरण कहे जाते हैं? विद्यापति, चंडीदास, जयदेव या चैतन्य, ठीक है। तो विद्यापति का अनुकरण ये कहे जाते हैं दोस्तों। अगला देखिए, पुष्टि मार्गीय भक्ति से प्रभावित कवि कौन है दोस्तों? ठीक है, पुष्टि मार्गीय भक्ति से प्रभावित कवि कौन है? मलुकदास हैं, रैदास हैं। उसके बाद आपका विकल्प सूरदास और मीरा, ठीक है। तो कौन है दोस्तों? सूरदास जी हैं, ठीक है, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से या भक्ति से अगला देखिए, राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला किस कवि ने कहा है दोस्तों? ठीक है, तुलसीदास ने, केशवदास ने, कबीरदास ने या अगरदास ने, ठीक है। तो तुलसीदास जी ने कहा है राम को गरीब निवाज और पेट की आग को बुझाने वाला। अगला देखिए, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा है दोस्तों? इरफान हबीब, विजयपाल सिंह, जगदीश गुप्ते और रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे डी से हो जाएगा,
उत्तर मध्यकाल है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था और बहुत बार मैं ये कहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण का प्रयोग किया है। आप कहेंगे कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल ही रीतिकाल को कहा है, परंतु कालक्रम की दृष्टि से उन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा, भक्ति काल को उन्होंने मध्यकाल कहा है। और उसी तरह से आधुनिक काल के लिए गद्य काल तो उन्होंने कहा ही, साथ ही उन्होंने आधुनिक काल भी कहा था, ठीक है। और वीरगाथा काल तो उन्होंने कहा ही आदिकाल के लिए, परंतु उन्होंने आदिकाल भी कहा था। इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, इसका ध्यान रखना आपको। अगला देखिए, केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले उनके किस ग्रंथ से हिंदी रीतिकाव्य की परंपरा का आरंभ मानते हैं, ठीक है। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले उनके किस ग्रंथ से हिंदी का रीतिकाव्य की परंपरा का आरंभ मानते हैं, ये आपसे पूछा गया। रामचंद्रिका, कवि प्रिय, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया, ये आपके विकल्प थे, ठीक है। तो कवि प्रिय से माना जाता है, उनकी जो ग्रंथ है कवि प्रिय, ठीक है, रीति ग्रंथ है ये। अगला देखिए, अनियारी दीर्घ द्विगुणु किति न तरुणी समान वा चितवनी और कछु, ठीक है, और एक कछु जेहि बस होत सुजान। उपयुक्त दोहा किसके द्वारा रचित है? रहीम, रसलीन, बिहारी या आलम, ठीक है। ये आपके 4 विकल्प थे, तो बिहारी जी का ये दोहा है दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे और समय भी बहुत ज़्यादा ही लगेगा हमारे पास, इसीलिए जल्दी जल्दी हम करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी और यूजीसी नेट से संबंधित भी हम बातचीत करेंगे आगे, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात कि अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगला देखिए, भूषण ने अपने काव्य में किसकी प्रशंसा की है दोस्तों? शिवाजी और प्रताप सिंह, शिवाजी और छत्रसाल, शिवाजी और जय सिंह, शिवाजी और जगत सिंह। तो बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, शिवाजी और छत्रसाल, ठीक है। जल्दी देखिए, बादल और चातक के प्रतीकों के माध्यम से स्नेह संबंध के व्यक्ति के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों, ठीक है। बादल और चातक को प्रतीकों के माध्यम से, ठीक है, इन्होंने अपने काव्य में प्रतीक बनाया, तो कौन है वो अपने काव्य की अभिव्यक्ति करने वाले कवि? बोधा, घनानंद, आलम या ठाकुर, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प आपका 20 हो जाएगा दोस्तों, घनानंद। अगला देखिए, सन 1857 की क्रांति से हिंदी नवजागरण को संबद्ध किया? नामवर सिंह ने, वीर भारत तलवार ने, ठीक है, उसके बाद क्या है, शिवदान सिंह चौहान या रामविलास शर्मा ने, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका विकल्प सही हो जाना चाहिए, रामविलास शर्मा, ठीक है। अगला देखिए, लल्लू जी लाल कवि ने प्रेम सागर का रूपांतरण किस भाषा से किया है? ठीक है, भोजपुरी, व्रज, अवधी या संस्कृत। तो किस भाषा से किया था, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तो ब्रज भाषा से किया था, ठीक है। अगला देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतिम प्रोफेसर थे, कौन थे? गिलक्राइस्ट, मेजर विलियम प्राइस, कैप्टन जॉन विलियम टेलर या कैप्टन जेमल मोयर, ठीक है। ये 4 आपके विकल्प थे। पहले कौन थे दोस्तों? पहले आपके हो जाएंगे गिलक्राइस्ट, ठीक है। तो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो मेजर विलियम प्राइस थे दोस्तों, ठीक है, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा है, ठीक है। अगला देखिए, भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है? राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम, बद्रीनाथ भट्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प क्या से हो जाना चाहिए, भारतेंदु मंडल से पूछा गया प्रश्न है ये, तो डी विकल्प से हो जाएगा, बद्रीनाथ भट्ट। अगला देखिए, भारतेंदुकालीन नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से किस विशेषता के आधार पर भिन्न है दोस्तों? सामंत विरोधी चेतना, जन संस्कृति से लगाव, साम्राज्यवाद विरोध और व्यंग्यपरकता, ठीक है। जो भारतेंदुकालीन नवजागरण था और भक्तिकालीन लोक जागरण या नवजागरण कह सकते आप, किन विशेषताओं के आधार पर वो भिन्न है, ये आपसे पूछा गया। सामंत विरोध है, जन संस्कृति से लगाव है, साम्राज्यवाद विरोध है और व्यंग्यपरकता है, ठीक है। तो किस आधार पर भिन्न था, ये पूछा गया है दोस्तों आपसे, ठीक है। तो इसका विकल्प क्या से हो जाता है दोस्तों आपका? साम्राज्यवाद विरोध, ठीक है। भक्ति कालीन जो लोक जागरण था उसमें साम्राज्यवाद का विरोध कम होता था दोस्तों, ठीक है। बाकी भारतेंदु कालीन में आप देखेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, साम्राज्यवाद, यानी कि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो उसका विरोध भी मिलता है। अगला देखिए, भभूति के उत्तर रामचरित और मालती माधव का हिंदी में अनुवाद किया? पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने, राय बहादुर लाला सीताराम बीए ने किया या किशोरीलाल गोस्वामी ने किया, ठीक है। तो किसने किया था दोस्तों? पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने किया, ठीक है।
अगला देखिए, हिंदी कोविद रत्नमाला के संग्रहकर्ता कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास और बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, हिंदी कोविद रत्नमाला ये आपसे पूछा गया है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा दोस्तों? बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला। अगला देखिए, लघुता की और साहित्यिक दृष्टिपात यथार्थवाद है, कथन किसका है? ठीक है, कि लघुता की और साहित्यिक दृष्टिपात यथार्थवाद है, ये कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नंदुलारी वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा से हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का कथन है ये। किस कृति पर प्रतिवेज्ञ दर्शन का प्रभाव है? लोकायतन, आत्मजयी, संशय की एक रात, कामायनी। ठीक है, तो किस पर है दोस्तों? कामायनी पर है। कुंवर नारायण की आत्मजयी, संशय की एक रात नरेश मेहता, लोकायतन सुमित्रानंद पंत का है ये। अगला देखिए, छायावादी कवियों में प्रभुत मात्रा में, ठीक है, प्रभुत मात्रा में भक्ति पर गीत लिखे हैं, किसने लिखे हैं? प्रसाद ने लिखे, पंत ने लिखे, निराला ने लिखे, महादेवी वर्मा ने लिखे दोस्तों। तो किसने लिखे? निराला जी ने दोस्तों। ये प्रश्न इस तरह से बन जाते हैं दोस्तों, और ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पता नहीं कहाँ से ये प्रश्न आ जाते हैं। किस कवि के काव्य में दीपक की प्रतीकात्मक व्यंजना अभिव्यंजना सर्वाधिक हुई है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो महादेवी हो जाएगा दोस्तों, बादल और दीपक बादल। ठीक है, इनके काव्य में प्रतीकात्मक रूप में अधिक व्यक्त हुए हैं। निम्नलिखित में से सुमित्रानंद पंत की रचना है नए पत्ते, पल्लव, बेला या परिमल। ठीक है, तो पल्लव है, बाकी जो ये रचनाएं हैं दोस्तों ये निराला जी की हैं तीनों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से मार्क्सवाद का वैचारिक स्रोत नहीं है? जर्मन दर्शन, फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड का अर्थशास्त्र और यूनानी कला। ठीक है, तो वैचारिक स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों? डी, यानी कि यूनानी कला। ठीक है, यूनानी कला नहीं है, जर्मन दर्शन भी है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति तो होना ही है, इंग्लैंड का अर्थशास्त्र भी है। ठीक है, अगला देखिए, प्रगतिवाद के समारंभ का घोषणा पत्र माना जाने वाला निबंध प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसका है दोस्तों? ये ठीक है, जिसे प्रगतिवाद का कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, प्रकाश चंद्रगुप्त, रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान और अमृत राय। ठीक है, तो किसका है दोस्तों? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो किसका होगा दोस्तों? यहाँ पे आपका विकल्प सी सही जाएगा, शिवदान सिंह चौहान का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पहला अस्तित्ववादी विचारक है? किरकेगार्ड है, हाइडेगर है, जैस्पर्स है, जोपाल सार्त्र है। ठीक है, जोपाल सार्त्र। ये आपके चार विकल्प हो गए हैं, तो इसमें से विकल्प आपका ए से जाएगा, किरकेगार्ड। ठीक है, अगला देखिए, श्रम सौंदर्य के कवि के रूप में प्रख्यात हैं। ठीक है, श्रम सौंदर्य के कवि के रूप में प्रख्यात कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध या त्रिलोचन। ठीक है, श्रम सौंदर्य के कवि के रूप में प्रख्यात हैं या विख्यात हैं, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? केदारनाथ अग्रवाल। अगला देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं पर किस नदी का प्रभाव है? नर्मदा, वेतवा, चंबल या केन नदी का। ठीक है, ये आपसे चार विकल्प थे यहाँ पे, तो आपका विकल्प यहाँ पे डी से हो जाएगा दोस्तों, केन नदी का। ठीक है, केन का बहुत जिक्र हुआ दोस्तों इनके काव्य में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से नागार्जुन की कविता नहीं है? चित्रकूट के यात्री, सालवानों के द्वीप में, गुरु परसाई के व्यंग्यवाण, लालू साहू। ठीक है, तो यहाँ पे ए ही विकल्प सही है, चित्रकूट के यात्री। अगला देखिए, आगे के संपादन में कितने सप्तकों का प्रकाशन हुआ? आसान सा प्रश्न था ये, 3, 5, 4 या 6, तो 4 का हुआ। अगला देखिए, मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर प्रतीक है, किसका प्रतीक है दोस्तों? सागर, व्यष्टि का, पुरानी प्रतिमानों का, समष्टि का या नए प्रयोगों का? देखा, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर की गोद से, पल भर में समा गई। इस तरह की ये कविता है। ठीक है, छोटी कविता की श्रेणी में से रखा जाता है। तो इस कविता में दोस्तों जो सागर है वो किसका प्रतीक है? ठीक है, सागर किसका प्रतीक है ये आपसे पूछा गया है, तो किसका प्रतीक हो जाएगा दोस्तों? ये समष्टि का प्रतीक हो जाएगा। ठीक है, समष्टि यानी कि समाज। मेरी ये कविताएं भयानक हिडिंबा हैं, वास्तव की विस्फारित प्रतिमाएं, विकृताकृति बिंबा हैं। ठीक है, उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं दोस्तों? उपरोक्त काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? रघुवीर साहे, सर्वेश्वर सक्सेना, कुंवर नारायण, मुक्तिबोध। ठीक है, तो मुक्तिबोध की ये कविताएं हैं। अगला देखिए, किस वर्ग की सभी कविताएं कविता पुस्तकें एक ही कवि की हैं दोस्तों? इस तरह के प्रश्न बनते हैं। मैंने कहा था आपसे कि इस तरह का फॉर्मेट है। अभी 3 या 4 प्रश्न HP PGT हिंदी में जो बने थे वो इस तरह के ही बने थे, देख सकते हैं आप, और आगे से संबंधित प्रश्न बन गया था।
भगनदूत, बावरा अहिरी, हरिघास पर क्षण भर और इतिलियम। ठीक है, जमीन पक रही है, दुष्चक्र में सृष्टा, यहाँ से देखो सृष्टि पर पहरा। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, बाकी तो ये रचनाएं नहीं है कि कभी की, परंतु आगे की जो रचनाएं हैं ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। और आज HPPGT में जो प्रश्न बना था अभी, वो किस तरह से बना था दोस्तों, यहाँ पे इतिलम की जगह चक्रांत शिला दिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। बाकी इस मुझे लगता है कि सही ही जो ये ऑप्शन थे बाकी सही थे। ठीक है, सब ऐसे ही थे एज इट इज। तो फॉर्मेट HPPSC का आप देख सकते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के वो इस तरह से बन जाते हैं प्रश्न, ध्यान देना आपको इनके संबंधों में। अगला देखिए, अनेक मनोविकारों को हंसी के अनुभव में व्यक्त करने वाले प्रमुख कवि कौन है। ठीक है, अनेक मनोविकारों को हंसी के अनुभव में व्यक्त करने वाले प्रमुख कवि मुक्तिबोध, रघुवीर साहय, त्रिलोचन, समधेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका 20 हो जाएगा, रघुवीर साहय। अगला देखिए, परीक्षा गुरु में किस शहर के रईस की कथा है, पटना, काशी, इलाहाबाद या दिल्ली। ठीक है, तो किस रईस की दोस्तों, किस शहर की, दिल्ली के शहर की रईस की कथा है। किस उपन्यास के विषय में कहा जाता है कि उसे पढ़ने के लिए उर्दू के पाठकों ने हिंदी सीखी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, चक्रांत, चंद्रकांता संतति और रहस्य कथा। ठीक है, यहाँ पे आपका सी विकल्प से हो जाएगा, चंद्रकांता संतति। ठीक है, अगला देखिए, उपन्यास कथा क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, आधा गांव, गंगोली। ठीक है, यहाँ पे जो उपन्यास है उनके गांवों को यहाँ पे बताया गया, तो एक जो गलत होगा वो आपको बताना था। ठीक है, आधा गांव, गंगोली, काला जल वस्त्र, गोदान, पांडेपुर और राग दरबारी, शिवपालगंज। ठीक है, तो कौन सा गलत है ये आपको बताना था भाई। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका ये सही हो जाएगा, गोदान पांडेपुर। ठीक है, यहाँ पे पांडेपुर नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पांडेपुर का जिक्र नहीं है, सिलारी और बेलारी गांव का जिक्र है। ठीक है, अगला देखिए, हिया जरद रहत दिन रैन गीत का उल्लेख रंजन किस उपन्यास में आया है, हिया जरद रहत दिन रैन। ठीक है, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि या प्रेमाश्रम में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका जो सही है वो गोदान हो जाएगा, गोदान में आया है दोस्तों इसका जिक्र। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। उपयुक्त कथन किस उपन्यास से लिया गया है, सेवा सदन, निर्मला, गोदान या प्रेमाश्रम से। ठीक है, तो किससे लिया गया है दोस्तों, गोदान से लिया गया है। अगला देखिए, शेखर की जीवनी के पहले भाग में कौन सा खंड नहीं है, बंधन और जिज्ञासा, बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति, प्रकृति और पुरुष। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बंधन और जिज्ञासा नहीं है। अगला देखिए, शेखर की जीवनी में फांसी के भीतर की स्थिति की कल्पना की गई है, अपने अतीत के जीवन को दोबारा जी लेने की, तेज तलवार की धार की जिसकी शान टूट गई है, मेघा मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाल और अचंचल पवन की, शाम की आंखों सा एक अत्यंत तुषारमय किंतु अमोघ समोहन की। ठीक है, ये चार आपके विकल्प थे, इसमें विकल्प आपका चौथा ही सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बने थे, ये आप देख सकते हैं। मैलांचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र कौन है दोस्तों। ठीक है, अकर्मक पात्र कौन सा है मैलांचल का, बाबन दास है, बलदेव। ठीक है, बालदेव यहाँ पे लिखा है, कालीचरण और विश्वनाथ प्रसाद, ये चार आपके विकल्प थे। तो बालदेव है दोस्तों यहाँ पे अकर्मक होना चाहिए, अक्रामक पे पढ़ रहा हूँ, अकर्मक है। ठीक है, अगला देखिए, वस्तु और शिल्प की दृष्टि से मैला अंचल की विशेषता नहीं है, वर्ग संघर्ष। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है, सांप्रदायिक विद्वेष है, दो गीतों का उपयोग। तो विशेषता नहीं ही आपको बताना था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प सी सही जाना चाहिए, सांप्रदायिक विद्वेष। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा की मुख्य पात्र भट्टिनी का नाम है दोस्तों, चंद्रलेखा, शुभा, महामाया या चंद्रदिधि। ठीक है, चंद्रदिधि, ये चार आपके विकल्प थे, विकल्प आपका डी सही है दोस्तों, चंद्रदिधि। अगला देखिए, अंग्रेज राजसुख साज सजी सब भारी पैथन विदेश चली जाती है अति खबारी। उपयुक्त पंक्ति किस नाटक से ली गई है दोस्तों, भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत जननी या अंधेर नगरी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका पहला ही सही जाएगा दोस्तों, भारत दुर्दशा। अगर आप यहाँ तक इस प्रश्न को पत्र को देख रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिए कि भारत दुर्दशा नाटक जो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। अगला देखिए, अंधायुग में अश्वत्थामा का
अश्वत्थामा किसका प्रतीक है, ये प्रश्न बेसिकली पूछा गया। जिजीबीसी का प्रतीक पात्र है, कलयुग का प्रतीक पात्र है, पलायनवाद का प्रतीक पात्र है, प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ पे डी से हो जाएगा, प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय, पंडित बद्रीनारायण चौधरी और राधाचरण गोस्वामी। तो विकल्प आपका ए सही जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला देखिए, कविता क्या है, निबंध में किन कवियों की काव्य पंक्तियां उद्धृत की गई हैं दोस्तों। मंडन देव, मतिराम और लसलीन, दास जी, मंडन देव और मतिराम, नंददास देव, मतिराम और रसलीन, भूषण देव, मंडन और रसखान। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ठीक है, और अंदर से ये प्रश्न बने हुए हैं। दास जी यानी कि भिखारी दास, मंडन देव और मतिराम, ये 4 कवियों की पंक्तियां उद्धृत हैं। अगला देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता है, पश्चिम लेखकों का उल्लेख है, क्षेत्रीय भाषा मुहावरे का अभाव है, पांडित्य का अतिशय प्रदर्शन है, गहन इतिहास बोध है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की काव्य की विशेषता है वो आपको बतानी थी यहाँ पे। ठीक है, तो गहन इतिहास बोध है दोस्तों। अगला देखिए, अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है, सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या वैशेषिक दर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या सही जाता है दोस्तों, शैव दर्शन, बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या है, उद्भट ने काव्य अलंकार संग्रह नाम से टीका लिखी, किसकी लिखी, भामह के काव्य अलंकार की, बामन के काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति की, दंडी के काव्य आदर्श किया, और रुये के काव्य सर्वस्व की। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो आपका पहला विकल्प ही सही जाएगा, भामा के काव्य अलंकार की। आनंदवर्धन ने ध्वनि की प्रेरणा माना है, किसे माना है दोस्तों, स्फोट को, व्यंजना को, बकर भाव को या रस को। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ पे ए सही जाएगा, स्फोट को। अगला देखिए, क्षेमेंद्र के अनुसार किस प्रकार के काव्य का सिर जीवातु औचित्य है। ठीक है, अलंकार सिद्ध, रीति सिद्ध, रस सिद्ध और गुण सिद्ध। ठीक है, तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, रस सिद्ध। अगला देखिए, अभिनव भारती किस दर्शन की टीका है दोस्तों। ठीक है, किस दर्शन की टीका है, अभिनव भारती, ध्वन्यलोक, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यलोक, लोचन और उसके बाद मीमांसा सूत्र। ठीक है, विकल्प आपका नाट्यशास्त्र सही हो जाएगा, अभिनव भारती। अगले देखिए, रूपवादी समीक्षक नहीं है, विलियम एम्पसन और उसका टी.एस. एलियट है, एलन टेट है, पियरे, ठीक है, पियरे माशेर है। ये आपके 4 विकल्प है, तो विकल्प आपका ये चौथा ही सही है, पियरे माशेर। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन रूसी रूपवादी नहीं है, विक्टर स्लोवस्की, लियोन ट्रॉस्की, बोरिस आइखेम्बोम और उसके बाद रोमन याकोब्सन। ठीक है, ये 4 आपके विकल्प थे, आपका विकल्प यहाँ पे दूसरा ही सही हो जाएगा दोस्तों, लियोन ट्रॉस्की। ठीक है, अगला देखिए, ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसकी रचना है विकल्प। ठीक है, ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसकी रचना है, जूलिया क्रिस्टीवा, जोक देरिदा, जोक लोका और लियोतार्ड। ठीक है, ये आपके 4 इस तरह से विकल्प थे, तो यहाँ पे विकल्प आपका दोस्तों दूसरा ही सही है, जोक देरिदा। अगला देखिए, भोक्ता मनुष्य और रचनात्मक मस्तिष्क में अंतर होता है, ये अंतर जितना ही बड़ा होता है, कलाकार उतना ही महान होता है। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और ये 4 आपको विकल्प हैं, विलियम एम्पसन और जॉन कोरैम्सन। ठीक है, क्लिंथ ब्रुक्स और टी.एस. एलियट, ये 4 विकल्प थे आपके। इसमें से दोस्तों डी विकल्प आपका सही है, टी.एस. एलियट की ये। ठीक है, ये कथन था। अगला देखिए, उत्तराधुनिकता का लक्षण नहीं है दोस्तों, पूंजी प्रौद्योगिकी का संयुक्त विकास, इतिहास का अंत, परंपरा का संरक्षण, सामाजिक क्रांतियों का निशास्त्रता। ठीक है, निसारता, ये 4 आपके विकल्प हैं, विकल्प आपका दोस्तों सी से हो जाएगा, परंपरा का संरक्षण। ये परंपरा का संरक्षण नहीं करते हैं, परंपरा का अंत करते हैं, मानते हैं। अगला देखिए, एस्थेटिक के लेखक कौन है दोस्तों, क्रोचे, आई रिचर्ड कॉलवेज या स्पिनगार्न। ठीक है, स्पिनगार्न, ये आपके 4 विकल्प थे। यहाँ पे दोस्तों का क्रोचे से हो जाएगा, एस्थेटिक की रचनाकार। ठीक है, कामायनी के अंतिम 4 सर्गों का सही क्रम क्या है, ये आपको बताना था। ठीक है, निर्वेद रहस्य दर्शन आनंद। ठीक है, निर्वेद आनंद रहस्य दर्शन, निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद। ठीक है, निर्वेद दर्शन रहस्य आनंद, निर्वेद दर्शन आनंद रहस्य। तो यहाँ पे विकल्प आपका दोस्तों सी से हो जाएगा, निर्वेद दर्शन रहस्य और आनंद। अगला देखिए, गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अलंबित मुख के पास,
नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विभु के पास। उपयुक्त पंक्तियों को वर्णन विषय क्या है दोस्तों? बादल और चंद्रमा है, बादल और मुख है, मुख और चंद्रमा, केश और मुख। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प आपका क्या से हो जाएगा? केश और मुख। ठीक है, आप यहाँ पढ़ भी सकते थे, घिर रही थे घुंघराले बाल अस अलंबित मुख के पास, है ना, मुख और बाल तो आगे। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। अगला देखिए, असाध्य वीणा में कला का कौन सा सिद्धांत प्रमुख रूप से निहित है? ठीक है, विभेदात्मकता है, निर्व्यक्तिकता है, विरेचन है, अनुकरण है। असाध्य वीणा की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों। तो कौन सा सिद्धांत यहाँ पे प्रमुखता से आया है? तो कौन सा सिद्धांत है वो? ठीक है, आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आपका विकल्प दूसरा से हो जाएगा, निर्व्यक्तिकता। ठीक है, मैं पर की भावना से शून्य हो जाना। ठीक है, जबकि इस कंबली उस वीणा को बजाता है तो मैं पर की भावना से शून्य हो जाता है, निर्व्यक्तिक हो जाता है। ठीक है, उसको मैं पर से कोई लेना देना नहीं होता, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत यहाँ पे हो जाना चाहिए। अगला देखिए, नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? परंपरा, व्यक्तित्व, संस्कार या आधुनिकता? ठीक है, तो नदी किसका प्रतीक हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे नदी आपका परंपरा की प्रतीक हो जाएगी। अगला देखिए, अंधेरे में कविता में कितने खंड हैं दोस्तों? 9, 7, 8 या 10? ठीक है, तो अंधेरे में जो कविता है इसके 8 खंड हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन जाते हैं। आधे अधूरे में अभिव्यक्त पारिवारिक तनाव के पीछे किस पात्र की अनंत इच्छाएं हैं? किन्नी, बिन्नी, अशोक या सावित्री? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा सावित्री की। ठीक है, अगला देखिए, संबारो देवी निज तेज नहीं वानर, ये नहीं हुआ श्रृंगार युगम गत महावीर, अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर। राम की शक्ति पूजा में उपयुक्त पंक्तियां किससे कहलाई गई हैं? किससे कहलवाई गई हैं ये पंक्तियां? ठीक है, शिव, जामवंत, सुग्रीव या विभीषण से। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं ये किससे कहलवाई गई हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाता है दोस्तों? शिव से कहलवाई गई है पंक्तियाँ। अगला देखिए दोस्तों, की बात और बता दूं मैं आपको कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। मणिकर्णिका किस विधा की रचना है? उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण या जीवनी? तो दोस्तों मणिकर्णिका जो आपका विकल्प है वो आत्मकथा सही हो जाएगा। 2015 का ये प्रश्न पत्र है। ठीक है, और 2016 में बेसिकली कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, तो मणिकर्णिका को जो प्रकाशन है 2014 है। ठीक है, ये तुलसीदास की आत्मकथा है दोस्तों। ठीक है, मुरदहिया उनकी पहली आत्मकथा का पहला भाग था जो 2010 में प्रकाशित होता है, और मणिकर्णिका उनका दूसरा भाग 2014 में प्रकाशित होता है, और 2015 में तुलसीदास जी की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत मार्मिक आत्मकथाएं, इनको पढ़ना चाहिए। मुरदहिया को पढ़ने के बाद मेरा तो मणिकर्णिका को पढ़ने का भी मन है, परंतु मैंने अभी पढ़ी नहीं है। अगला देखिए, द सेकंड सेक्स की लेखिका कौन है दोस्तों? जर्मन क्रियर, जूलिया क्रिस्तोवा। उसके बाद है दोस्तों गवेडिलाना। ठीक है, गवेडिलाना ब्रुक्स है, सिमोना द बोआ। ठीक है, सिमोन द बोआ। ठीक है, सिमोन द बोआ। ये 4 आपके विकल्प थे। ठीक है, तो सिमोन द बोआ की जो इसकी लेखक है, ठीक है, ये फ्रांसिस भाषा में रचित है। ठीक है, और हिंदी में इसका अनुवाद किसने किया था? ठीक है, द सेकंड सेक्स का हिंदी में अनुवाद किस लेखिका ने किया था और किस नाम से किया था, ये आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कमेंट पिन कर दूंगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बनता है बहुत बार। अगला देखिए, सूरदास कृत भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। ठीक है, उपलम परकता है, वाग्वैदग्ध्य है, अवधि भाषा का उत्कर्ष है, और वचन वक्रता। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बतानी थी दोस्तों। ठीक है, भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान सा प्रश्न था दोस्तों, ये अवधि भाषा का उत्कर्ष। ठीक है, अवधि भाषा का प्रयोग नहीं है, ये तो ब्रज भाषा में लिखा गया है, बाकी तो सब सही हैं। अगला देखिए, नागमती चितौरपथ हेरा। ठीक है, नागमती चितौरपथ हेरा, पीहू जो गई पुनि किहन न फेरा। उपयुक्त अर्धाली में। ठीक है, अर्धाली में चितौर का अर्थ क्या है दोस्तों? हृदय, देखना, चितौड़ या खड़े होना। तो यहाँ पे विकल्प आपका दोस्तों सही से हो जाएगा, चितौड़ है। ठीक है, ना कि हृदय वगैरह। अगला देखिए, नारी कुमुदिनी अबदसर रघुपति विरह दिनेश, हस्त भय विकसत बही निरखी राम राकेश। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर गलत विकल्प क्या है दोस्तों? ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिए, या वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यान से पढ़िए, उसके बाद विकल्प रखता हूँ। स्त्रियाँ कुमुदिनी है,
रघुपति सूर्य हैं, अब तालाब है, और चंद्रमा राम चंद्रमा है। तो क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, रघुपति सूर्य हैं, ठीक है, रघुपति इनके राम जो सूर्य हैं। अगला देखिए, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अबधपुरी समप्रिय नहीं सोहूं, ये प्रसंग जान ही कोहू कोहू। राम की इस कथन के श्रोता नहीं है, ठीक है, राम ने ये जो कथन कहा था इसके श्रोता कौन से नहीं है, ये आपको बताना था। जामवंत, हनुमान, विभीषण या अंगद। तो कौन नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, जामवंत, ठीक है, जामवंत नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण आपको पता होना चाहिए। जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हिंदी संबंधी तैयारियां कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और आगे हम देखेंगे 2017 का प्रश्न पत्र, ठीक है, और उसके बाद 2019 का 3 हमारी वीडियो अब बनेंगी एचपी सेट से संबंधित। और उसके बाद हम पहला जो पेपर होगा आपका जनरल अवेयरनेस वाला, उसको भी 2-3 वीडियोस की भी देख लेंगे ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। एचपी सेट हमारा खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे, ठीक है, जो मैंने प्रश्न बनाए हुए हैं उनको भी हम देख लेंगे। और दोस्तों यूजीसी नेट की जो भी तैयारियां कर रहा हो विद्यार्थी, उसके लिए भी आप ये वीडियो या चैनल का लिंक भेज सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट से भी संबंधित हम बातचीत करते रहते हैं और तैयारियां भी करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।